हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहता है वह निश्चित रूप से एक न एक दिन लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्य तो निर्धारित कर लेता है लेकिन उस लक्ष्य के अनुरूप मेहनत नहीं करता है, उसे कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोग शुरुआत में तो बड़े जोश और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो निराश होते चले जाते हैं, कमजोर पड़ते चले जाते हैं। इसलिए वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है जो शुरू से लेकर अंत तक लगातार मेहनत करता है, अपने जोश और जुनून को कभी कम नहीं होने देता है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल का मेरा चैलेंज क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका जवाब दुर्भाग्यवश कोई भी विद्यार्थी नहीं दे पाया। चलो मैं इसका जवाब दे देता हूं। सर्वप्रथम संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध, क्या नाम लिया मैंने, क्रमबद्ध लिखने का श्रेय आप सभी को मैं बता दूं मुहणोत नैणसी को दिया जाता है। आंसर क्या होगा, मुहणोत नैणसी, जिन्होंने दो रचनाएं लिखी थी, एक नैणसीरी ख्यात, एक मारवाड़ा प्रगनारी विगत। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जिनका शासनकाल 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक था। लेकिन आज हम दोस्तों जिनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र राव अजीत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में, अजीत सिंह के बारे में। राव अजीत सिंह, जिनका शासनकाल कब से कब तक था, 1707 से लेकर 1724 ईस्वी तक। अब दोस्तों, आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 1678 से लेकर 1707 ईस्वी तक क्या हुआ था। देखो, राजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह है, उनका जो शासनकाल था वह कब तक था, इतना ध्यान रखो, 1678 ईस्वी तक था। कब तक था, 1678 ईस्वी तक। तो इस समय से लेकर इस समय तक लगभग 30 वर्षों के शासनकाल में जोधपुर पर किसका अधिकार रहा था, मुगलों का अधिकार रहा था। शासन में किसका अधिकार रहा, मुगलों का अधिकार रहा था। किसका अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। और मुगलों में किसका अधिकार था, औरंगजेब का अधिकार था। लेकिन इन 30 वर्षों के शासनकाल में वीर दुर्गादास राठौड़ ने काफी संघर्ष किया, यानी वीर दुर्गादास राठौड़ की इस संघर्ष में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की सेवा में रहे थे और अजीत सिंह के संरक्षक बने थे। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राव अजीत सिंह की। देखो, राव अजीत सिंह का जन्म हुआ, ध्यान देना है, जन्म कब हुआ था, 19 फरवरी 1679 को जन्म हुआ, 19 फरवरी 1679 को। कहां हुआ सर, लाहौर में हुआ। लाहौर कहां है सर, रावी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। किस काल में, वैदिक काल में। थर्ड ग्रेड में यह प्रश्न भी आ चुका है
कि रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। अजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1679 ईस्वी को। कहां हुआ? लाहौर में। लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। पिता कौन थे? पिता जसवंत सिंह थे। पिता कौन थे? पिता का नाम जसवंत सिंह था। तो माता कौन थी? माता का नाम जादम था। क्या नाम था? जादम। माता का नाम क्या था? जादम। राव अजीत सिंह की सुरक्षा किसने की? सुरक्षा किसने की? वीर दुर्गा दास राठौड़ ने की। किसने की? वीर दुर्गा दास राठौड़ ने की। राव अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया? राव अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया? गोराधाय ने किया। किसने किया? गोराधाय ने किया। ये गोराधाय वाघेली महिला के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? वाघेली महिला के नाम से भी जानी जाती है। इसी गोराधाय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। इसी गोराधाय का मारवाड़ में एक गीत गूंजा था जिसे किस नाम से जाना जाता है? धूसा। यानी कौन सा गीत गूंजा था? धूसा गीत गूंजा था। तो ध्यान देना है कि अजीत सिंह का जन्म 19 फरवरी 1679 को लाहौर में हुआ था। लाहौर रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषणी कहा जाता था। या आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषणी। राव अजीत सिंह के पिता का नाम जसवंत सिंह था। माता का नाम जादम था। राव अजीत सिंह की सुरक्षा वीर दुर्गा दास राठौड़ ने की थी। राव अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, जो वाघेली के नाम से भी जानी जाती है। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय का मारवाड़ में एक गीत गूंजा था जिसे किस नाम से जाना जाता है? धूसा के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय इनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए औरंगजेब के द्वारा, यानी जसवंत सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण औरंगजेब के द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था और जोधपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बड़े भाई, जिनका नाम था अमर सिंह, क्या नाम था? अमर सिंह, उनका एक पोता था। अमर सिंह का क्या था? पौत्र, जिसका नाम था इंद्र सिंह। उसे जोधपुर का शासक बनाया था, लेकिन वह अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। फिर क्या होता है कि 19 फरवरी 1679 को जसवंत सिंह की जो दो रानियां गर्भवती थी, भले ही मृत्यु के समय संतान नहीं थी, लेकिन इनकी दो रानियां गर्भवती थी, जिन्होंने 19 फरवरी 1679 को लाहौर में दो पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र अजीत सिंह था, जिसकी माता का क्या नाम था? जादम था। क्या नाम था? जादम। जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को लगी तो उसने कहा कि बंदा सोचता कुछ और है और होता उसके विपरीत है, यानी उल्टा होता है। तभी जोधपुर के राठौड़ सरदारों ने औरंगजेब से बालक अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने की मांग की, लेकिन औरंगजेब ने उसे टालते हुए बालक अजीत सिंह को दिल्ली लाने का आदेश दिया और दिल्ली लाकर बालक अजीत सिंह को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में रखा। किसकी हवेली में रखा? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में रखा। कहां? दिल्ली में। और कुछ दिनों बाद रूप सिंह की हवेली से निकालकर कहां ले जाने की योजना बनाई? नूरगढ़ महल में ले जाने की योजना बनाई।
इस बात की जानकारी किसको मिली? दुर्गादास को। तो दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, बालक अजीत सिंह को गोरादाई की सहायता से यानी वाघेली महिला की सहायता से दिल्ली से सुरक्षित लेकर कहां पहुंच जाते हैं? मारवाड़ पहुंच जाते हैं। लेकिन मारवाड़ पर अधिकार किसका है? औरंगजेब का। इसलिए वहां अजीत सिंह सुरक्षित नहीं है। तभी दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, अजीत सिंह को उनकी वी माता देवड़ा जी के कहने पर कहां ले जाता है? कालिंद्री ले जाता है। तो ध्यान देना है कि ये अजीत सिंह है, राव अजीत सिंह, अच्छी तरह से समझना। राव अजीत सिंह को कहां ले जाया गया था? दिल्ली। दिल्ली में अब फिलहाल कहां है? नूरगढ़ महल में। तो दुर्गादास राठौड़ इन्हें यहां से कहां लेकर जाते हैं? जोधपुर लेकर जाते हैं। लेकिन जोधपुर में क्या है, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जोधपुर पर किसका अधिकार था? औरंगजेब का अधिकार था। किसका अधिकार था? औरंगजेब का अधिकार था। इसलिए जोधपुर में उनकी राव अजीत सिंह की एक वी माता थी जिनका नाम था देवड़ा जी। क्या नाम था? देवड़ा जी। ये कहती है कि यहां पर अजीत सिंह सुरक्षित नहीं है, इसलिए अजीत सिंह को आप कहां लेकर जाओ? कालिंद्री लेकर जाओ। कहां लेकर जाओ? कालिंद्री लेकर जाओ। और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कहां लेकर जाते हैं? कालिंद्री लेकर जाते हैं। कालिंद्री कहां पड़ता है? सिरोही में। वहां पर कहां पर? कालिंद्री में एक पुष्करणा ब्राह्मण थे। पुष्करणा ब्राह्मण थे जिनका नाम था जयदेव। उनके पास रखा जाता है। किसको? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। संरक्षक किसको नियुक्त किया जाता है? मुकुंद दास खींची को। लेकिन कुछ समय बाद यहां भी जब सुरक्षा महसूस नहीं होती है, तब वीर दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह की जो रानी थी जसवंत दे, उनकी एक सौतेली बहन थी जिनका नाम था कानन कुमारी। क्या नाम था? कानन कुमारी। यानी रिश्ते में ये अजीत सिंह की क्या लगी? मौसी लगी। तो इनके आदेश से या इनके कहने पर वीर दुर्गादास राठौड़ कालिंद्री से अजीत सिंह को कहां लेकर जाता है? मेवाड़ लेकर जाता है। और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह थे। कौन थे? राज सिंह। उनसे अजीत सिंह की सुरक्षा की सहायता के लिए मांग करता है, सहायता मांगता है। कौन? दुर्गादास राठौड़। तब मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह न केवल अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उसे केलवा की जागीर भी प्रदान करते हैं। 12 गांवों सहित कहां की जागीर प्रदान करते हैं? केलवा की जागीर प्रदान करते हैं। तब औरंगजेब क्या करते हैं? महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को सहायता नहीं देने के लिए कहता है, किंतु महाराणा राज सिंह औरंगजेब की इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी हो जाता है, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह कौन से वंश थे? सिसोदिया वंश से। तो ध्यान देना है, दिल्ली से कहां ले गया? जोधपुर। फिर कहां ले गया? कालिंद्री। कालिंद्री में किसके घर रखा? पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के घर रखा। और सुरक्षा के लिए संरक्षक किसको नियुक्त किया? मुकुंद दास खींची को। फिर कहां ले गया? मेवाड़। मेवाड़ की कौन से महाराणा ने जागीर दी? महाराणा राज सिंह ने। कौन सी जागीर दी? केलवा की। किसको? राव अजीत सिंह को। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ क्या करता है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की सहायता से अजीत सिंह की सुरक्षा करता है। लेकिन यही अजीत सिंह बाद में अंत में क्या करता है? वीर दुर्गादास राठौड़, जिसने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, उसी वीर दुर्गादास राठौड़ को निकाल देता है, जिसके कारण दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चले जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई?
मृत्यु हो गई, यानी साथ में औरंगजेब क्या कर गया, साथ छोड़ गया। तब औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह एक समझौता करते हैं जिसका नाम है देवबारी समझौता। कोई भी आपसे पूछे कि देवबारी समझौता मारवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए अजीत सिंह के शासन काल में। देवबारी समझौता क्या था उसकी अब हम चर्चा करते हैं। देखो देवबारी समझौता कब हुआ है, 1707 ईस्वी में। ध्यान देना है, देवबारी समझौता, देवबारी समझौता कब हुआ था, 1707 ईस्वी में। और अजीत सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, अजीत सिंह, राव जरूर लगाना आप इनके नाम के पहले, राव अजीत सिंह 1707 से 1724 ईस्वी तक। अब देखो देवबारी समझौता क्या है, यहां पर है मारवाड़, यहां पर है मेवाड़ और यहां पर है जयपुर। इस समय मारवाड़ का शासक कौन था, मारवाड़ का शासक था राव अजीत सिंह, राव अजीत सिंह। मेवाड़ का शासक था महाराणा अमर सिंह सेकंड और जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह। होता क्या है देखो दोस्तों, राव अजीत सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कंवर। क्या नाम था, सूरज कंवर। और सूरज कंवर के एक बेटा था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था, ईश्वरी सिंह। महाराणा अमर सिंह के भी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्री कंवर। क्या नाम था, चंद्री कंवर। और ये सवाई जय सिंह कहां के शासक है, जयपुर के शासक है। अब देखो होता क्या है, ऐसे याद नहीं रहे तो जयपुर में 1, मेवाड़ में 2 और मारवाड़ में 3, संख्या बढ़ती जा रही है, या उधर के देखो तो संख्या घटती जा रही है। तो होता क्या है कि औरंगजेब के 4 बेटे थे और उस समय औरंगजेब का पुत्र साहेब मुअज्जम गद्दी पर बैठा हुआ था। तो अजीत सिंह और जयपुर का शासक सवाई जय सिंह मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह अमर सिंह द्वितीय के पास सहायता के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, सहायता के लिए। कौन कौन जाता है, मारवाड़ से अजीत सिंह जाता है और जयपुर से सवाई जय सिंह जाता है। तब अमर सिंह सेकंड ये कहता है कि मैं थारी सहायता तो कर देसू, पर मेरी भी एक शर्त है। जना अजीत सिंह और सवाई जय सिंह बोले के शर्त है, बोले जब जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्र कंवर से विवाह कर ले और चंद्र कंवर से उत्पन्न होने वाली संतान जिसका नाम फिर क्या होता है, माधो सिंह, उसे जयपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दे तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो ध्यान देना, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह सहायता के लिए किसके पास जाते हैं, महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास जाते हैं। तो महाराणा अमर सिंह सेकंड कहता है कि मैं सहायता करवा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी पुत्री चंद्र कंवर से अगर सवाई जय सिंह विवाह कर ले और उससे उत्पन्न होने वाले संतान को अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित कर दे तो मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं। और यही देवबारी समझौता था। सवाई जय सिंह का पहले तो विवाह हुआ सूरज कंवर के साथ और उसके बाद विवाह हुआ किसके साथ, चंद्र कंवर के साथ। और इस प्रकार इस देवबारी समझौते में तीनों ने एक दूसरे की सहायता की और इस देवबारी समझौते के बाद 1707 ईस्वी में अजीत सिंह जोधपुर का क्या बन गया, शासक बन गया। क्या बन गया, जोधपुर का शासक बन गया। कौन, अजीत सिंह बन गया, जिसने कब तक शासन किया, 1724 ईस्वी तक शासन किया था। तो ध्यान देना है, सूरज कंवर का विवाह किसके साथ हुआ, सवाई जय सिंह के साथ। चंद्र कंवर का विवाह किसके साथ हुआ, सवाई जय सिंह के साथ। सवाई जय सिंह के बाद जयपुर का शासक कौन बनेगा, माधो सिंह। कौन बनेगा, माधो सिंह। तो इस दरबारी समझौते के तहत
1707 ईस्वी में। डेट अगर आपको जाननी हो तो वो भी बता देता हूं मैं। 12 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। वहां का जो नायब फौजदार था जिसका नाम था जाफर कुली, उसे पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है और मुगल सम्राट बहादुर शाह है प्रथम, मुगल सम्राट बहादुर शाह है प्रथम अजीत सिंह को, किसको? अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? जोधपुर का शासक स्वीकार कर लेता है। कौन? बहादुर शाह है प्रथम। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अजीत सिंह की और दुर्गादास राठौड़ की अनबन हो जाती है, इसलिए दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह क्या कर देता है? देश निकाला दे देता है, यानी राज्य से निकाल देता है, जिसके कारण दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चला गया और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा और विजयपुर की जागीर दी थी और अपना अंतिम समय वीर दुर्गादास राठौड़ ने उज्जैन में बिताया था, जहां पर 1778 ईस्वी में, कभी 1778 ईस्वी में वीर दुर्गादास राठौड़ की क्षिप्रा नदी के तट पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। सॉरी, 1778 नहीं होगा, 1718 होगा मेरे हिसाब से। सॉरी, 1778 ही है। तो ध्यान रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। कोई भी आपसे पूछे कि वीर दुर्गादास राठौड़ है, उनकी छत्री या स्मारक कहां बना हुआ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। फिर क्या होता है दोस्तों? 1715 ईस्वी में, कभी 1715 ईस्वी में अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह, ध्यान देना, 1715 ईस्वी में अजीत सिंह अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह है मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ कर देता है। किसके साथ कर देता है? मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ कर देता है, जो अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहलाता है। यानी ये जो विवाह है वह कौन सा विवाह कहलाता है? अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहलाता है। कोई भी आपसे पूछे कि अंतिम राजपूत मुगल विवाह है कौन सा था? अजीत सिंह के द्वारा अपनी पुत्री इंद्र कंवर का मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ जो विवाह किया गया था वह अंतिम राजपूत मुगल विवाह था, जो कब किया गया था? 1715 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अजीत सिंह क्या करते हैं? ध्यान देना, अजीत सिंह मुहणोत नैन्सी की हत्या करवा देते हैं। मुहणोत नैन्सी की हत्या करवा देते हैं। तो देखो इन्होंने क्या क्या कार्य किया। मुहणोत नैन्सी की हत्या करवा दी, अपनी पुत्री इंद्र कंवर का मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ विवाह कर दिया, वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया था? देश निकाला दे दिया था। क्या दिया था? देश निकाला दे दिया था। किसने? अजीत सिंह ने। ये सब कार्य करने के बाद अजीत सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था बख्त सिंह। क्या नाम था? बख्त सिंह। इसके दो बेटे थे, एक का नाम बख्त सिंह और एक का नाम था अभय सिंह। ये अभय सिंह अजीत सिंह के बाद गद्दी पर बैठता है। तो बख्त सिंह अभय सिंह के कहने पर अपने पिता अजीत सिंह की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, जिसके कारण बख्त सिंह को मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। अब यहां एक सवाल उठ गया होगा कि मारवाड़ का पहला पितृहंता किसे कहते हैं? मारवाड़ का पहला पितृहंता राव मालदेव को कहा जाता है, जिसने अपने पिता गंगा से कहा, पापा हाय हेलो कैसे हो आप,
और टांगड़ा ऊपर न कर दिया और नीचे गिरा दिया, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसकी? गांगा की। तो मारवाड़ का पहला पितरंता कौन है? राव मालदेव। और मारवाड़ का दूसरा पितरंता कौन है? बख्त सिंह, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इन्होंने क्या क्या किया? 1715 में इंद्र कंवर का विवाह, जो उनकी पुत्री थी उसका विवाह मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ कर दिया, जो अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। इन्होंने मोहनोत नैन्सी की हत्या करवा दी। वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, जिसके कारण उनके पुत्र बख्त सिंह ने क्या किया? अपने ही पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसने? बख्त सिंह ने। किसने की थी? बख्त सिंह ने। एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद मुनि ओझा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ओझा। इन्होंने अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा है। क्या कहा है? कान का कच्चा राजा कहा है। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। देखो, दुर्गादास राठौड़ के बारे में मैंने एक बात ये भी बताई होगी आपको कि दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को, किसको? अकबर द्वितीय को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था, जिसके कारण अकबर द्वितीय ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर के लिए रवाना हो गया। लेकिन औरंगजेब पहले से ही दोराई नामक स्थान पर अपनी सेना के साथ खड़ा था, जिसने 15 जनवरी 1681 को छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर द्वितीय यानी अपने पुत्र अकबर द्वितीय के सेनापति तहवर खां को यह कहकर अपनी ओर मिला लिया कि यदि तू मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को कुत्तों के मूल्य पर गुलामों के तौर पर बेच दिया जाएगा। तब तहवर खां आ जाता है और उसके बाद ही औरंगजेब एक चाल चलता है और एक जाली पत्र लिखता है, जिसमें लिखता है कि बेटा हो तो तेरे जैसा हो, जिसने मेरे दोनों दुश्मनों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें यह करना है कि जब कल युद्ध हो तो तुम उन दोनों को आगे सेना के आगे वाले भाग में रखना, जिसे हरावल कहा जाता है, और पीछे तुम रहना ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जाएगा तो उनको आसानी से मारा जा सकेगा। जब दुर्गादास राठौड़ ने ये पत्र पढ़ा तो दुर्गादास राठौड़ अकबर द्वितीय से मिलने के लिए डेरे पर गया, लेकिन उससे मिलने की इजाजत हर किसी को नहीं थी। तब उसके सेनापति तंवर खां के डेरे पर गया। तब दुर्गादास राठौड़ को पता चला कि तंवर खां तो पहले ही जा चुका है। तो दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह वहां से निकल गए। जब सुबह हुई तो अकबर द्वितीय अपने आप को अकेला पाकर डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है और दुर्गादास राठौड़ को जाकर कहता है कि मेरा पिता आपसे 2 कदम आगे चलता है। तब दुर्गादास राठौड़ के बात समझ में आती है। फिर अकबर द्वितीय को अपने साथ रखते हैं। फिर अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को अपने साथ रखकर न केवल मित्रता निभाते हैं बल्कि सर्वधर्म समादर का भी परिचय देते हैं। बुलंद अख्तर और उनकी पुत्री सफियतुन्निसा को क्या करते हैं? उन्हीं के धर्म में शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं और अंत में सही समय आने पर बादशाह औरंगजेब को उन दोनों को सौंपकर पाषाण हृदय युक्त यानी कठोर पत्थर से युक्त औरंगजेब का भी दिल जीत लेता है और वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब से मनसब भी प्राप्त कर लेता है। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अजीत सिंह के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की। देखो अजीत सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, आपको यह भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों अजीत सिंह के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। राव अजीत सिंह ने कुछ ग्रंथ लिखे, कौन कौन से? निर्वाण रा दुहा, निर्वाण रा दुहा, गुण सागर, गुण सागर, अजीत चरित्र,
दुर्गा पाठ भाषा। ये अजीत सिंह के द्वारा लिखे गए मुख्य ग्रंथ है। कौन कौन से? निर्वाणरा दुआ, गुण सागर, अजीत चरित्र, दुर्गा पाठ भाषा। अब अजीत चरित्र से एक ग्रंथ मेरे और याद आ गया जिसका नाम है अजीतोदय। अजीतोदय नामक जो ग्रंथ है वह अजीत सिंह ने नहीं लिखा, वह लिखा था जगजीवन भट्ट ने। किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट ने लिखा था। तो ध्यान देना है दोस्तों कि राव अजीत सिंह है, उनका जन्म 1679 में लाहौर में हुआ था। लाहौर रावी नदी के तट पर है। पिता का नाम जसवंत सिंह था, माता का नाम जादम था। दुर्गादास राठौड़ ने उनकी सुरक्षा की थी। गोराधाय जो वाघेली महिला के नाम से भी जानी जाती है वह उनका पालन पोषण करती है। गोराधाय के नाम से मारवाड़ में एक गीत गूंजा था जिसे धूसा कहा जाता है। उसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान की। कालिंद्री लेकर गए। कालिंद्री में पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के घर रखा। मुकुंद दास खिलची को उनका संरक्षक नियुक्त किया। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास लेकर गए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उन्हें केलुआ की जागीर प्रदान की थी। अजीत सिंह के द्वारा जब वीर दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया जाता है, अपनी पुत्री इंद्र कंवर का 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शेर के साथ विवाह कर दिया जाता है और मोहनोत नैन्सी की हत्या करवा दी जाती है। तब भी अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह का पुत्र बख्त सिंह उनकी हत्या कर देता है, जिसके कारण बख्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। अजीत सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम अभय सिंह था, दूसरे का नाम बख्त सिंह था। अजीत सिंह के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए निर्वाणरा दुआ, गुण सागर, अजीत चरित्र, दुर्गा पाठ भाषा। अजीतोदय ग्रंथ लिखा जगजीवन भट्ट ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा है। अब देखो ध्यान देना है, कुछ और मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि अजीत सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जुलाई 1708 ईस्वी में अपने महामंत्री मुकुंद दास चापावत और उसके भाई रघुनाथ चापावत की भी हत्या करवा दी थी। तब दुर्गादास के ये समझ में आ गया था कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तब दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उन्हें रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी थी और वहीं उज्जैन में फिर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनका स्मारक बना हुआ है, उनकी छतरी बनी हुई है। अब दोस्तों अजीत सिंह के बाद शासक बनता है उनका पुत्र अभय सिंह, जिसको भय नहीं था। उसने कहा काट दो, क्या? पेड़ों को काट दो, यानी खेजड़ली बलिदान के लिए अभय सिंह को याद किया जाता है। अभय सिंह के बारे में दोस्तों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले आज का जो मेरा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि मोहनोत नैन्सी की हत्या यदि अजीत सिंह ने करवाई थी तो अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? क्योंकि मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों कहा था? क्योंकि जो काम मुगल काल में हुआ वही क्या हुआ? मोहनोत नैन्सी के साथ हुआ। अबुल फजल की हत्या भी किसी के द्वारा करवाई गई थी। तो आपका प्रश्न ये है कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? इस प्रश्न का जो जवाब देगा उसी विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।